हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि एमटीपी लेके आ गया हूँ मैं। और हमारा जो भी अटेम्प्ट अब आने वाला है May 22 का, उसके लिए ये बिल्कुल ही आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड विद दिस आप आगे अटेम्प्ट्स भी हैं जो उसमें भी ये गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल वही तरीका है जैसा अब तक हम पढ़ते आए हैं। कुछ भी अलग नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है। चीज़ों को सिंपल रखते हुए फटाफट से क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे बिना आपका किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट किए। ओके। सो सर, ये क्या दिखा रहे हो स्क्रीन? फटाफट से शेयर करो और ख़त्म करवाओ। चलो यार, सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारा क्या था। मैंने सारी चीज़ें ओपन कर ली हैं कि जिससे कि आपका टाइम बचे और मैं फटाफट से आपको सॉल्व करवा के अलविदा कहूँ और आप अपनी पढ़ाई पे लग जाएं। 5 केस स्टडीज़ हैं हमारी इस वाली एमटीपी में और हम पांचों की पांचों करेंगे। किसी को भी छोड़ेंगे नहीं और फटाफट से कंप्लीट करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं और इसको कंप्लीट देख सकते हैं और ख़त्म करेंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस केस स्टडी नंबर 5। सो सबसे पहली केस स्टडी जो है वो हमारी मैं आपको बता दूं, ये वाली जो है केस स्टडी 5 हम करने जा रहे हैं और ये फेमा से रिलेटेड है। जिसके क्वेश्चंस मोस्टली जो है फेमा से रिलेटेड हैं और ये डायरेक्टली नहीं हो सकते क्वेश्चंस। उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, बट थोड़ा सा मतलब इन सेंस की पूरा नहीं पढ़ना है। मैं आपको पूरा फटाफट से गो थ्रू करवा दूंगा समरी टाइप में और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले एसपीएल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा 3D मॉडल वगैरह वगैरह बनाती है, टूल्स पार्ट्स में काम करती है। कंपनी के पास कंपनी जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई इंडिया में है। ठीक है। और उसके प्रमोटर्स मिस्टर एस हैं, मिस्टर टी हैं, मिस्टर यू हैं और तीनों के तीनों वो इंडियन रेसिडेंट्स हैं। ठीक है। कंपनी का नाम याद रखना ना, एसपीएल है। और ये याद रख लेना कि हमारे जो तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स हैं और नॉर्मल डायरेक्टर्स जो दो हैं वो भी इंडियन रेसिडेंट्स हैं, मतलब सब इंडियन रेसिडेंट्स हैं। तो फिलहाल अब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसपीएल का एक मार्केटिंग ऑफिस है जिसका नाम है एसटीएस, याद रख लो, सन ट्रेडिंग स्पॉल का। ZOO जो है उसको फुल फॉर्म है, जो पोलैंड में है एक कंपनी जो पूरी की पूरी ओन करी जाती है एसपीएल के द्वारा। मतलब एसपीएल एक तरीके से पेरेंट कंपनी हो गई और ये उसकी जो है आप सब्सिडरी मान लो, एसोसिएट मान लो, वट फुल्ली ओन्ड है तो आपकी सब्सिडरी हो गई। ठीक है। और वो पूरी की पूरी कंट्रोल करी जाती है जिससे कि वो यूरोपियन कस्टमर्स की जो डिमांड है उसको कैटर कर सके। उसके अलावा दूसरी बात जो इसके अंदर बोली गई वो ये बोली गई कि एलटीएस यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एलटीएस नहीं है, वो एसटीएस है। ये टाइपो एरर है आईसीए के द्वारा। हैज बीन एस्टेब्लिश विद द परमिशन दैट द आरबीआई, जो भी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके ही एसटीएस को एस्टेब्लिश किया गया है। 1 जनवरी 2020 को एसपीएल जो है कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो शिप करना चाहता है, मतलब एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिसकी सीआई वैल्यू इतनी है 2,65,000 यूरोज टू एसटीएस। ठीक है। और कॉस्ट उसकी इतनी थी जिसमें मतलब 2,65,000 में जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 2,50,000 है, इंश्योरेंस 3,000 है, फ्रेट 12,000 है। तो इस तरीके से 265 बन रहा है। ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 1,26,000 पाउंड के हैं, 1,26,000 के हैं, जो हमारा वहां पर जा रहा है, यूके में जा रहा है। ठीक है। उसी दिन एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं एसपीएल के द्वारा। टोटल एक्सपोर्ट की वैल्यू जो एसपीएल की है 2020 में वो $12 मिलियन की है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एसपीएल का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक अग्रीमेंट है, एक्सपोर्ट का अग्रीमेंट है एक रॉयल ग्रुप के साथ इन द यूके, कि वो उसे 2 मशीन जो है वो ट्रांसफर करेगा जिसका वैल्यू जो है वो 4 मिलियन पाउंड है। ठीक है। उसके बाद उसके टर्म्स क्या है, जिसको वो सप्लाई करने वाला है, 2 मशीनरी करने वाला है जिसका 2 मिलियन पाउंड है, ये हमें पता है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमारी मशीनरी की वो एसरटेन करी जाएगी जब भी हमारा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग होगा। और उसके बाद और जो एडवांस है वो लिया जाएगा 1 मिलियन पाउंड का। ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट जो होगा वो उस एडवांस पे जो है पे करना पड़ेगा बिल ऑफ लाइडिंग की डेट तक का। और जो फर्स्ट मशीनरी है वो 15 महीने के अंदर अंदर सप्लाई करनी होगी एडवांस लेने के। और जो हमारी सेकंड मशीनरी है वो 27 मंथ्स के अंदर अंदर जो है आपको प्रोवाइड करनी है एडवांस लेने के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से केस स्टडी डाइजेस्ट में भी इस तरीके का क्वेश्चन था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि सेम था या अलग था, बट ऐसा कुछ था। ठीक है। अकॉर्डिंगली एज पर द टर्म्स ऑफ द सप्लाई 1 मिलियन जो है वो रिसीव होता है 1 जुलाई को। और उसके बाद एडवांस जो हमारा एसबीआई का कहाँ पर आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में। हाँ, ये वही बैंक है जहां पर बोलते हैं कि लंच के बाद आना। ठीक है। द फर्स्ट मशीनरी वाज सप्लाइड ऑन टाइम एंड द रिलेवेंट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन वाज फर्निश्ड टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी इन द स्पेसिफाइड मैनर। ठीक है। नो वरीज, एक्सपोर्ट करा गया और पूरा का पूरा एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन भी इन्होंने फिल कर दिया।
ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, फटाफट से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लेना, अगर स्पीड तेज लगे तो इसको स्पीड को कम कर लेना, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं। एसपीएल ऑल्सो एस्टेब्लिश, एसपीएल ने एक और ऑफिस एस्टेब्लिश कर रखा है दुबई में, जिसका नाम है सन एमिरेट्स एलएलसी, for conducting normal business of the Indian entity to cater the requirements of customers from the Middle East. Okay, for promoting the business of Middle East region, जो SPL है उसने क्या किया था, T20 क्रिकेट मैच की एक स्पॉन्सरशिप को स्पॉन्सर किया, जिसके लिए उसने रेमिट किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से $250,000। इससे आपको याद आ रहा होगा प्रोविजन किसका, फेमा का, जहां पर स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आप $1 लाख तक देते हो तो आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर $1 लाख से अबव देते हो तो आपको एक अप्रूवल लेने की जरूरत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो यहाँ पर एक प्रोविजन है, देखते हैं क्वेश्चन अगर होगा तो हम जवाब दे देंगे। एसपीएल जो है वो होल्ड कर रही है कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज, जो हमारा रेसिडेंशियल फ्लैट्स, सॉरी, एसपीएल जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो है होल्ड कर रही है यूएई में, जो सेल के लिए उसने बोला हुआ है किसको, प्रेस्टीज रियल एस्टेट एलएलसी को, जो एक एजेंट है यूएई में, कि अगर वो मतलब वही एजेंट को बोला कि मेरा वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज है वो बिकवा दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकवा देगा। और वाइल उसके अलावा तो जिसके लिए जो हमारा एजेंट है वो एडवर्टाइज भी करता है, मार्केटिंग भी करता है, सेल भी करता है, दैट्स इट। While on travel to Dubai, Mr. S&T on behalf of the SPL entered into an agency agreement PREL for the sale of property, ठीक है। उसके बाद कुछ मतलब वो सेल वगैरह करवा रहा है, उसके लिए जो है अग्रीमेंट वगैरह कर लिया इन्होंने। पीएल ग्रांट्स पीआरएल एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं कि वो प्रॉपर्टी बिकवा सकता है, ऑफर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। पीआरएल जो है एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब जो चाहे वो करे, प्रॉपर्टी बिकवाए, दैट्स इट, ये कहानी है। कोई भी ऑफर कंसिडर्ड वैलिड जो है, अगर जो भी कंसिडर किया जाएगा वैलिड, वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है उसको बताया, रिपोर्ट किया जाएगा। एसपीएल अग्रीड टू रेमिट द पीआरएल, और जो भी कमीशन बनेगा वो उसको रेमिट करेगा। पीआरएल जो है, पीआरईएल जो है, जो हमारा एजेंट है, वो एक ऑथराइज है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। और फॉर वन ऑफ द प्लॉट्स उसके, जिसमें उसने पुणे में एक बंदे को जो ढूंढा, फॉर वन ऑफ द प्लॉट्स ओन्ड बाय एसपीएल इन पुणे, पीआरएल ने क्या किया, जो है उसका फाइंड्स अ बायर फ्रॉम यूएई, यूएई का एक बायर ढूंढा। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द पीआरईएल सच, अब वो प्लॉट जो है वो $4 लाख का बिक रहा है। अब पीआरईएल ने क्या किया, $4 लाख उसको ट्रांसफर कर दिए, और जिसके लिए कमीशन दिया गया 22,000 एजेंट को। इतनी सारी कहानी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, एक एजेंट है जिसको हमने बोला हुआ है कि हम तू प्रॉपर्टी बिकवा दे, हम तुझे कमीशन देंगे, उसने $4 लाख की हमारी प्रॉपर्टी बिकवा दी, जिसके लिए हमने $22,000 उसको कमीशन पे किया, दैट्स इट। यहाँ पर वही प्रोविजन लगेगा कि कितनी लिमिट के बाद आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको कमीशन रेमिट करना है तो मिस्टर यू जो है, इसके अलावा एक छोटा सा प्रोविजन हो रहा है, मिस्टर यू जो है डेबिट करना चाहते हैं $250,000 एलआरएस के रूप में, जो लिबरल रेमिटेंस स्कीम थी हमारी लॉटरी टिकट खरीदने के लिए, जो कि हमारा, अगर हम प्रोविजन याद रखते हैं लॉ के, तो हमें याद है साथ साथ कि लॉटरी टिकट जो है आपको के लिए आपका प्रोहिबिटेड है, तो उसके लिए आप वो नहीं कर सकते, दैट्स इट। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं जवाब दे दूंगा। इसके सॉल्यूशंस मैंने साथ साथ खोले हुए हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा इसका आंसर क्यों है, लॉजिक के साथ बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसा मुश्किल है भी नहीं है, मैंने देख लिया एमटीपी में क्वेश्चन, हाँ, बट ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, बट ये कुछ एक इनमें से कुछ पार्ट्स उठा के जो है आपके पेपर में एग्जैक्टली पूछ लिए जा सकते हैं, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। For one of the plots owned by SPL in Pune, PREL find a buyer from UAE. Because of the efforts of the PREL, वो $4 लाख का बिक रहा है फ्लैट, और जिसके लिए 22,000 कमीशन ट्रांसफर किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको प्रोविजन याद होंगे, तो इसका आंसर ये था कि अगर आपका $25,000 और 5% ऑफ द अमाउंट रेमिटेड, विच एवर जाहिर से अगर ज्यादा होता है तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो यही है। अगर विदाउट एनी, इसका आंसर होगा विदाउट एनी अप्रूवल फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब अगर उससे ज्यादा है तो आप आरबीआई को दे सकते हो, अगर उससे कम है तो आप आरबीआई को नहीं दोगे। तो इसका अगर हम आंसर भी देखेंगे तो फिफ्थ का अगर मैं आंसर आपको दिखाऊं, तो दिस इज वेरी 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 इजी, बी आंसर है इसका, यही है कि विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई और एनी अमाउंट जो हमारा $25,000 तक, या 5% अमाउंट रेमिटेड व्हिचएवर इज हायर कैन बी ट्रांसफर एज अ कमीशन बाय एसपीएल टू पीआरईएल, ठीक है। इसके बाद ये प्रोविजन साफ साफ मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर लॉ में मेंशन है। यहाँ पर ये रहा, कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट्स अब्रॉड, पेज नंबर 5.21 में, अब्रॉड सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स एक्सीडिंग $25,000 और 5% इनवर्ड विचएवर इज मोर से ज्यादा अगर रहता है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उससे में अप्रूवल नहीं लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद द फर्स्ट मशीनरी वाज सप्लाइड ऑन टाइम एंड द रिलेवेंट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन वाज फर्निश्ड टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी इन द स्पेसिफाइड मैनर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे बता देता हूं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैन बी मेड विदाउट फर्निशिंग द स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन व्हेन डिफेक्टिव गुड्स, मतलब जब डिफेक्टिव गुड्स आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं विदाउट डिक्लेरेशन हो सकता है क्या, तो मैं आपको बता दूं विदाउट ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कहां मिलेगा, जो भी जब आप फेमा में चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे एक्सेप्शंस गिवन है कि कहां का एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत है, देने की जरूरत है, लेकिन वहां पर आपको ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप सिंपली आंसर सी दे सकते हो। तो 5.2 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर आईसीए ने भी दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि जो सन ट्रेडिंग पॉल का ZO है वो पोलैंड में जो है
उसको हम क्या ट्रीट करेंगे। तो बिना देखे, बिना आंखें बंद कर, मतलब आंखें बंद करके इसका जवाब आप दे सकते हो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसको हम कंसिडर करेंगे। पर्सन रेसिडेंट इंडिया उसको कंसिडर इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द पर्सन रेसिडेंट इंडिया है। उसके तीनों डायरेक्टर्स जो थे वो आपको याद होंगे, पर्सन रेसिडेंट इंडिया है पेरेंट कंपनी के, तो ये भी ओन कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये भी हमारा पर्सन रेसिडेंट इंडिया होगा। तो 5.3 का इसका आंसर बी होगा। इसके बाद फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस इन द मिडल ईस्ट रीजन, एसपीएल ने स्पॉन्सर किया T20 का क्रिकेट मैच। आपको मैंने ये वहीं पर बता दिया था, तो देखो वही आ गया, 2,50,000 हमने बोला था, और यहाँ पर सिंपली उसका आंसर हो जाएगा द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैन रेमिट 2,50,000 विदाउट एनी लिमिट। नहीं, ये तो गलत है। विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा सी, 2,50,000 विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द एप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की बोलेंगे तो सी आंसर होगा करेक्ट। चलो, मिस्टर यू जो है वो रेमिट करना चाहते हैं 2,50,000 एलआरएस के लिए, नहीं है, प्रोहिबिटेड है, तो इसका आंसर तो पहला पहला ही दिख रहा है, प्रोहिबिटेड अंडर एलआरएस। तो ये थे हमारे 5 जो हमारे आंसर्स थे। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं क्या कहता है। ऑन 1 जनवरी 2020 एसपीएल ने शिप किया कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विद अ वैल्यू ऑफ 2,65,000 यूरोस टू एससीएस। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 2,50,000 था, इंश्योरेंस उसमें 3,000 था, फ्रेट उसमें 12,000 था। अब इससे ये पूछा गया है कि क्या व्हाट इज द पीरियड जिसमें एक्सपोर्ट वैल्यू। तो आपको याद है एसपीएल का काम जो था वेयर हाउसिंग का काम के लिए जा रहा था, तो वेयर हाउसिंग के लिए काम के लिए जब जाता है तो 15 मंथ्स का पीरियड गिवन होता है, और अगर उससे ज्यादा करना है तो आपको कुछ वो रीजन होने चाहिए कि 15 मंथ्स के अंदर अंदर नहीं आ पाएगा। तो 15 मंथ्स के अंदर अंदर नहीं हम ला पाए, शिप रिपेट्रिएट नहीं कर पाए, तो आपको वैलिड रीजन होना चाहिए, वरना 15 मंथ तो पीरियड है। तो यहाँ पर यही पूछा है कितने टाइम में आना चाहिए, तो वेयर हाउस के लिए 15 मंथ है, इसका आंसर 15 मंथ है। ठीक है, और उसके अलावा इसने बोला कि सिर्फ और सिर्फ अगर कॉस्ट प्राइस सिर्फ 25,000 2,50,000 आ जाए तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर साफ साफ मेंशन है रेगुलेशन नंबर 9 में ऑफ द फेमा कि आपको 2,50,000 लाना है, और मतलब सॉरी 15 मंथ्स में लाना है या 9 मंथ्स में लाना है, डिपेंडिंग ऑन द जो भी सिचुएशन है, और उसके अलावा फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट लाना है, तो फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विल बी 2,65,000। तो आपको साफ मेंशन करना है रेगुलेशन नंबर 9, यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि एसपीएफ की वेयर हाउस से रिलेटेड है, इसलिए हमारा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो रेगुलेशन नंबर 9 यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है, और ये वेयर हाउस से रिलेटेड है, इसीलिए जो हमारा वेयर हाउस से रिलेटेड है तो हमारा 15 मंथ्स में आ जाना चाहिए, और यहाँ पर 2,65,000 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मेंशन है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमसे ये कहता है कि क्या ट्रांजैक्शन में कुछ अलग होगा अगर वो यूके वाले बंदे कस्टमर के लिए, तो यस उसके लिए 9 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल है, वो वेयर हाउसिंग का नहीं है, तो वहां पर 1,26,000 जो है हमारा 9 मंथ्स में आना चाहिए, लेकिन फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 1,26,000 पूरा ही चाहिए हमें। कहता है क्या आपका आंसर अलग होगा अगर ये एसईजेड से रिलेटेड है, नहीं होगा आंसर अलग, 9 मंथ्स ही हमारा आंसर रहेगा और फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ही रहेगा। तो ये बहुत सिंपल था, रेगुलेशन नंबर 9 के हिसाब से इसके आंसर थे। इसके बाद कहता है एसपीएल ने होल्ड कर रखे कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारी रेसिडेंशियल के रूप में यूएई में, व्हाट आर द पॉसिबल वेज कि वो हमारा लीगली एक्वायर रख सकता है। तो कुछ नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपली आपको ये बताना है कि वो लीगली तभी रख सकता है जब वो उसने एक्वायर करी हो, इनहेरिटेंस में ले रखी हो। तो ये बहुत सिंपल सा है, जो हमारा सेक्शन नंबर 6 में भी है कि गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में मिला हो, या फिर उसने आरएफसी जो हमारा फॉरेन करेंसी अकाउंट है उससे मेंटेन कर रखा हो, उससे खरीदा हो, या ज्वाइंटली किसी रिलेटिव के साथ खरीदा हो, और पैसा कोई भी आउटफ्लो फंड्स इंडिया के बाहर ना हुआ हो। तो ये बहुत ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा था, ये पॉसिबल वेज है जिसके थ्रू आप रख सकते हो। तो अगर ये पेपर में आता है मुझे नहीं लगता आपको टाइम लगेगा, और बहुत ही आसानी से आप इसमें मार्क्स ग्रैप कर सकते हो। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आ जाओ फटाफट से 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन जो है हमारा ये जो हमारा केस स्टडी है ये रेरा से डील करता है, और मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा कि रेरा के बारे में क्या क्या कहता है। सबसे पहले एक बिल्डर है एबीएमएल, जो बिल्डर है हमारा, और उसके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, शॉपिंग मॉल्स है, यहाँ पर है, कहाँ पर है हमें कोई मतलब नहीं है यार, हम तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एबीएमएल जो है वो एस्टेब्लिश है इनिशियली एज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी 1980 से है, और काफी अच्छा है। ठीक है, उसका अच्छा है। इन द ईयर 2017 उसने परचेज किया एक लैंड कुर्ला में मुंबई में 50,000 स्क्वायर फीट, और डेवलप उसने सोचा कि वहाँ फ्लैट्स बनाएगा। एबीएमएल का प्लान है कि वो 500 रेसिडेंशियल फ्लैट बनाएगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन तो लेने का है। ठीक है, और वो फ्लैट जो होंगे 2 BHK और 3 BHK के होंगे, और सबकी कॉस्ट वो 99 लाख रुपए 99 लाख रुपीज रखेगा, मतलब ओहो। द एबीएमएल कंस्ट्रक्टेड सम फ्लैट्स, उसने कुछ फ्लैट्स बनाए सैंपल बेसिस पे, और उसकी एडवर्टीजमेंट करी, और उसमें से उसने क्या किया 10 लाख रुपए जो है फॉर ईच ऑफ द फ्लैट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट वाज पेंडिंग। उसने रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और बिफोर रजिस्ट्रेशन उसने 10 लाख रुपए के 300 फ्लैट बुक कर दिए। ओह माय गॉड, ये तो ब्लंडर कर दिया भाई साहब आपने। ओके, सम ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट जिसने एडवर्टीजमेंट देखी एबीएमएल की, उसने बिल्डर को अप्रोच किया, नेगोशिएशंस हुई एजेंट्स के साथ, और एबीएमएल जो होगा वो 1 लाख रुपए पे करेगा हर रियल एस्टेट एजेंट को, अगर वो बायर को लेके आएंगे, ठीक है, और फ्लैट बुक करवाएंगे। तो क्या बात है। गणपति एस्टेट एजेंट, गणपति एस्टेट एजेंट एक ऐसा एजेंट है जिसने 50 बायर्स को लाया,
और सब से फ्लैट बुक करवाया, गणपति जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपको याद होगा रेरा के तहत एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब इसने नहीं लिया, अब इसने पैसे ले लिए, तो क्या होगा, इन पे पेनल्टी लगेगी। देखो मतलब एबीएमएल पे तो लगेगी लगेगी, साथ में उसके एजेंट पे भी लगेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया विद रेरा। द एबीएमएल ने कितने पे करे, 50 लाख पे करे एजेंट को, बिल्कुल 50 फ्लैट से 1 लाख रुपए 50, बहुत मैथ सिंपल है यार। द रेरा ऑफिशियल्स ऑफ द मुंबई, द रेरा ऑफिशियल्स ऑफ द मुंबई महाराष्ट्र, उनको पता चला इसके बारे में, एबीएमएल ने रिसीव करे विदाउट गेटिंग इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर रेरा। द रेरा ऑफिशियल ने पेनल्टी लगा दी। फर्दर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनको ये पता चला कि एजेंट ने भी जो है 50 फ्लैट बिकवाए थे और वो भी रजिस्टर्ड नहीं है रेरा में। तो गणपति एजेंट से उन्होंने पूछा और उनसे जो भी रिप्लाई रिसीव हुए वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, इसलिए उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा दी। एबीएमएल ने पूरी की पूरी पेनल्टी पे कर दी और अपना वेब पेज बनाया रेरा के तहत और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जैसा रेरा एक्ट में बोला गया। वाइल डिस्प्लेइंग द इन्फॉर्मेशन एबीएमएल ने कुछ गलत काम और करे, जिसने उसने ये करा कि उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी अपने वेब पेज पे, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये थी कि हमारा मॉडर्न एमिनिटीज रहेगा, स्कूल रहेगा बच्चों के लिए, क्लब हाउस रहेगा, वो सब फलाना जो भी है। ठीक है, एक्चुअली जो एबीएमएल जो है फॉल्सली रिप्रेजेंट किया कि उसमें फ्री पार्किंग भी है, जबकि वो फ्री पार्किंग कार के लिए नहीं थी, टू व्हीलर्स के लिए थी। ओके, कारपेट एरिया भी जो उसने मेंशन किया था वो एक्चुअली उसमें दीवारें थी। व्हेन द कंप्लेंट्स जब लॉन्च करी गई अलॉटी के द्वारा रेरा के पास, तो उसको पता चला कि हाँ ये सब गलत हुआ है, एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई। ठीक है, एबीएमएल जो बिजनेस कर रहा था 1980 से, उसने उस बात को सीरियसली नहीं लिया कि रेरा जो एक्ट आया, मतलब सिंपल सी बात है, बिल्डर को ये लगा रेरा एक्ट आया चला जाएगा, ये हम पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। रेरा ने अच्छे से उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई करी। सिंपल सा है यार, मेरे को तो लगता है इसके स्टडी में कुछ जान थी। अब इसमें ये बोला यही गया है कि प्रमोटर ने जो फ्लैट्स बुक कर लिए थे तो पेनल्टी उसके ऊपर क्या लगेगी, तो आपको पेनल्टी वाले सेक्शन में जाना है और वहां सिंपली आपको दिखेगा कि 10% की पेनल्टी है एस्टिमेटेड कॉस्ट पे, अगर ऐसा कुछ करा जाता है तो। ठीक है, दूसरा कहता है अगर द प्रोमोटर वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 4 ऑफ द रेरा, अगर उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो ये भी आपको पेनल्टी वाले सेक्शन में जाना है और आपको मिल जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 4.2 का क्या रहेगा, वेरी इजी है। आप डायरेक्टली पेनल्टी वाले सेक्शन में जाओ और फटाफट से आपको मिल जाएगा। तो 4.2 का आंसर आपका सी रहेगा, जब 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इसमें कुछ भी नो इफ नो बट नहीं है, आपको डायरेक्टली वहां जाना है बुक में और ढूंढना है, उस पेनल्टी वाले सेक्शन में जाना है और फटाफट से टिक मारना है। इसमें कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं। व्हाट इज द टाइम लिमिट, ये क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार आपसे पूछा ही हुआ है। ठीक है, आराम से सोच के बताना। व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच द प्रोमोटर शैल एग्जीक्यूट अ रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द अलॉटी। अब मैंने इसको कितनी बार आपसे टेलीग्राम पे पूछा है ये क्वेश्चन, तो आपको याद होगा ये आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के आपको ये लेना होता है। तो 4.3 का आंसर सी होगा, वही सी है। उसके बाद ये भी मैंने कितनी बार पूछा हुआ है, मैंने कितनी बार बोला है कि ये पेपर में आ सकता है और काफी बार आया भी हुआ है। तो व्हाट इज द टाइम लिमिट विद विच अलॉटी जो है फिजिकल पोजीशन लेगा अपार्टमेंट की, तो 2 मंथ है, ये तो रट गया होगा आपको, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और जिस बच्चों को अभी भी ये याद नहीं है तो मैं यही कहूंगा, जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो उस लिंक को और वहां जाके जितने भी एमसीक्यूज फ्रॉम द डे 1 जब से मैंने वो चैनल बनाया है सॉल्व करो, कर दो यार, वो फ्री है, वो उसमें पैसे नहीं है, उसको करो, उसमें नोट करो कि आपके आंसर्स क्यों गलत हैं, बुक खोलो, वहां जाओ और ढूंढो और आंसर को ठीक करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जाओ, गलत ही तो होंगे, बुक में ढूंढना, आंसर हमेशा के लिए याद रहेगा। मत कैजुअली लो, मत टाइम पास करो, इतने आसान आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतना आसान पेपर 6D आ रहा है, पास हो जाओगे। थोड़ा सा घुमा के आ गया पेपर तो फेल हो जाओगे, इसलिए इतना हल्के भी मत लेना और इतना ज्यादा भी भारी मत ले लेना कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। आसान है बट मेहनत करने के बाद। ठीक है, चलो अगला है, इन द गिवन केस द रियल एस्टेट एजेंट हु वाज नॉट रजिस्टर्ड इन द रेरा शैल बेयर द पेनल्टी ऑफ 10,000, ये तो याद है, 10,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग व्हिच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज व्हिच may extend up to 5% द कॉस्ट ऑफ। तो इसमें पेनल्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे, अगर आएगा तो इनमें से कोई क्वेश्चन एक उठ के आ जाएगा जो हमारा एमसीक्यू में से आना होगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रियल एस्टेट एजेंट इज अ पर्सन हु merely assist any person in sale, purchase of flat in any apartment and also provide to let services to the flat owners tenants. He have no role of developing a land, getting approval of site plan, he has registering the and constructing the apartments. He have no role to play in RERA. Comment the statement. तो क्या ये सही बात है, गलत है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रियल एस्टेट एजेंट के रोल्स के बारे में लिखना है और वो रोल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको उसके बारे में लिखना है और रियल एस्टेट सेक्शन नंबर 9, जहां पर आपको रियल एस्टेट एजेंट सेक्शन नंबर 9 और 10 के बारे में आपको मेंशन कर देना है, जहां पर ड्यूटीज बताई गई हैं, रियल एस्टेट एजेंट के फंक्शंस बताए गए हैं। और सेक्शन 9 के बारे में आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख देना कि हमारा रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है और उनको क्यों रजिस्टर्ड होना है, और उनको रजिस्टर्ड होना है एज पर द रेरा एक्ट। बहुत सिंपल है यार, इतना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। द पोस्ट रेरा era
have put stringent compliance norms for the part of the promoter। तो यहाँ पर प्रमोटर के बारे में आपको बताना है, यही सेम चीज आपको प्रमोटर के बारे में बता देनी है। तो सेक्शन नंबर 11 हमारा फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर है, जो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 और 11 के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आप सेक्शन नंबर 11 के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, जिसमें प्रमोटर के फंक्शंस है, और ऊपर वाले में आप सेक्शन नंबर 9 एंड 10 जिसमें एजेंट के फंक्शंस है। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई जान है। एमसीक्यू थोड़े बहुत अच्छे हैं, आप वो मैं करवा ही रहा हूँ, तो आपको अलग से कुछ यहाँ पर, इसीलिए मेरी वीडियो फायदा करेगी, आपका टाइम बचा देगी कि आप इस पे इन केस स्टडीज पे एटलीस्ट टाइम वेस्ट ना करें। ओके, अगला हमारा केस स्टडी 3 है, ये भी रेरा से ही पूछा गया है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। आरबीएल एक कंपनी है जिसने जो डेवलप करती है, जो हमारा बिल्डिंग वगैरह बनाती है, ठीक है। उसके अलावा आरबीएल जो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है उसकी रियल एस्टेट मार्केट में। आरबीएल ने जनवरी 17 में सोचा कि नवी मुंबई में एक फ्लैट बनाएंगे 3 BHK, ठीक है, और नेम होगा उसका रौनक हाइट्स, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जो होंगे वो हमारे 315 होंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सैंपल्स, कॉस्ट जो है 80 लाख रुपए निकली, 80 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है फ्लैट की। एट द टाइम ऑफ बुकिंग वो 10 लाख रुपए ले रहे हैं। तो यहीं पर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग 10% से ज्यादा नहीं ले सकते, और ये 10 लाख रुपए ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन आएगा जहां पर पूछा होगा कि क्या इन्होंने 10 लाख रुपए ठीक लिया है, तो आपको जवाब देना होगा कि गलत लिए हैं, गलत लिए हैं, गलत लिए हैं, 8 लाख रुपए तक ही ले सकते थे। चलो, ये आपको पेपर में भी ऐसे ही याद आना चाहिए, और आ जाएगा यार, आपने मेहनत करी है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है, तो इस तरीके से 80 लाख रुपए हमारे कुछ बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द पोजीशन ऑफ द फ्लैट जो है हमारा दिसंबर 20 में, उन्होंने बोला है दिसंबर 20 में पोजीशन दे देंगे। 315 अलॉट लोगों ने फ्लैट बुक करा लिए, 30 लाख रुपए जमा भी करवा दिए। उसके बाद हमारा काम तगड़े तरीके से चल रहा है, 20वें फ्लोर तक काम पहुंच गया और 50 लाख रुपए जमा करवा दिए। कंस्ट्रक्शन 20 फ्लोर की जून 19 तक हो गई थी, और लोगों को पूरी उम्मीद थी कि हमारे दिसंबर 20 में हमारे को पैसा मतलब फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अचानक से काम रोक दिया गया और सितंबर 19 तक कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद अलॉटी दोबारा से वहां पर जो पनवेल एरिया के आसपास रहते थे वो आरबीएल के पास गए और उन्होंने अप्रोच किया कि काम शुरू करवा दो, बट आरबीएल ने बोला कि बहुत सारे लोग दिवाली में गांव गए हैं, हम टेंशन मत लो, काम दोबारा से रिस्टार्ट करवा देंगे। बट काम दोबारा रिज्यूम नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 2020 की डेट निकल गई, क्रॉस कर गई। तो उसके बाद लोगों को शक हुआ, और बाद में लोगों को पता चला कि आरबीएल ने क्या किया, अलॉटीज से बिना पूछे अपना सारा मतलब जो धंधा पानी था वो पूरा का पूरा उसको जो है ट्रांसफर कर दिया, किसको, गणपति कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड को, कि वो जो है कंस्ट्रक्ट करेगा बिल्डिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द अलॉटीज। आपको याद होगा 2/3 ऑफ द अलॉटीज की अप्रूवल चाहिए होती है अगर आपको ट्रांसफर करना है तो। उसके बाद क्या हुआ, जब ये ट्रांसफर किया गया तो अलॉटीज ने ऑब्जेक्ट किया और रेरा के पास चले गए। और रेरा के पास जब वो गए तो उसके बाद वो क्या मतलब अलॉट उसने थ्रेटन किया कि हम रेरा के पास चले जाएंगे। और उसके बाद बहुत देर तक डिस्कशन हुई आरबीएल और जीसीएल के लोगों की, अलॉटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और उन्होंने एग्री किया आरबीएल ने कि जितनी भी लायबिलिटी है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की वो सारी मैं पे करूंगा, बट जो आगे का फ्लैट है वो हमारा गणपति भाई बनाएगा, जिसको हमने सारी चीजें पास कर दी। लेकिन 100 अलॉटीज ऐसे थे जो खुश नहीं थे इस चीज से, और उन्होंने अपना पैसा वापस मांगने की मांगा, क्योंकि नॉन कंप्लीशन हो गया सही टाइम पे, हम अपना निकलना चाहते हैं विद द इंटरेस्ट, मुझे हमारा पैसा वापस कर दो। प्रमोटर को वो पैसा अंततः देना पड़ा, क्योंकि रेरा के एक्ट के हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन जो रिमेनिंग थे 315 लोगों ने फ्लैट बुक कराया था, 100 बैकआउट कर गए, तो 215 बचे। उन्होंने जो है वेट किया और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हमें हमें जो है जितना डिले हो रहा है उसका इंटरेस्ट प्रोवाइड करिए। आपको याद होगा सेक्शन 18 में मेंशन किया ऑफ द रेरा कि हम कंपनसेशन देंगे। साइट जो है फाइनली अप्रैल 21 में कंप्लीट होती है और सारे लोगों को पोजीशन मिल जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आओ फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इन द गिवन केस द प्रमोटर ट्रांसफर इट्स राइट्स एंड लायबिलिटीज टू अ थर्ड पार्टी, कैन ही डू सो, वो कर सकता है लेकिन 2/3 का अप्रूवल लेके, और इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा कि वो कर सकता है लेकिन 2/3 का अप्रूवल लेने के बाद। इसके बाद इन द गिवन केस आरबीएल ऑब्टेन द बुकिंग अमाउंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज अ सम ऑफ ₹10 लाख, इट इज जस्टिफाइड, नो, क्योंकि सिर्फ 8 लाख रुपए ही ले सकता है, तो मैंने आपको बोला था 10% ले सकता है, तो इसका आंसर सी हो गया। Were the 215 allottees correct in demanding from the promoter to compensate them? Yes, the allottees shall be given the interest of every month of delay till the ending of the possession. मैंने आपको पहले बोला कि राइट्स होते हैं, ये बिना पढ़े चैप्टर को कोई भी बता देगा कि पैसा मिलेगा भाई अगर डिले किया है तो। कैन द अलॉटीज ऑफ द फ्लैट फाइल एन एप्लीकेशन अंडर द आईबीसी? यस, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाता है। 10% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और द 100 विच एवर इज लोअर जो है फाइल कर सकते हैं। द अलॉटी अंडर द सीआरपी अंडर द आईबीसी, वो फाइल कर सकते हैं सीआरपी अंडर द आईबीसी 100 और 10% टोटल विच एवर इज लोअर। इसके बाद एज पर द आईबीसी इन द गिवन केस द अमाउंट दैट हैज रेज्ड बाय द प्रमोटर, उसको क्या बोला जाएगा, कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग बोला जाएगा। दैट्स इट। मेरे ख्याल से 3.5 का डी ही है, इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से कमर्शियल है क्योंकि मुझे याद है, हाँ कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग बोला जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। कहता है रेरा जो हुआ था वो इनेक्टेड टू रेगुलाइज द अनरेगुलेटेड रियल एस्टेट बिजनेस,
तो ये तो सिंपल है, जो आपका स्टार्टिंग ऑफ द रेरा इंट्रोडक्शन वो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। और आंसर लिखते टाइम आपको याद रखना है कि जब भी आप शुरू करोगे तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं फटाफट से कॉपी पेस्ट कर देना है, आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज को देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको इससे केस स्टडी से लिंक करने की कोशिश करनी है। जैसे आपने प्रोविजंस लिख दिए, उसके बाद आपको इसको ये नहीं कि अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा 10 मार्क्स का, नहीं, वहीं तो दिक्कत होती है आप में और जो बच्चा थोड़े से मार्क्स से एग्जामिशन ले आता है, बस यही दिक्कत रहती है। हमारे को क्या करना होता है, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली पूछा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चेप के आ जाएंगे। नहीं, आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चेपना है, नो डाउट, बट उसके बाद आपको लिंक करना है कि अगर रेरा ना होता तो जो ऊपर लोगों के साथ गलत हुआ था, उसने ट्रांसफर कर दिया था, पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये सब चीजें नहीं मिलती, तो वो चीजें नहीं मिलती, तो वो चीजें वो खो देते, तो रेरा के आने की वजह से ये हुआ, और इस केस में भी हमने ये देखा तो ये बेनिफिट थे, तो ये चीज आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद वेयर द पोजेशन ऑफ द फ्लैट इज डिलेड एज पर द अग्रीड टर्म्स व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल, क्या क्या रिकोर्स अवेलेबल है, तो मैंने आपको बता दिया था रेरा के वो सेक्शन नंबर 18 के तहत जो है कॉम्पेंसेशन इंटरेस्ट वगैरह सब मांग सकता है, और आईबीसी के तहत भी काम कर सकता है, आईबीसी के तहत भी वो काम कर सकता है। तो वो आईबीसी के तहत भी काम कर सकता है, ठीक है, आईबीसी के तहत भी फाइल कर सकता है, और रेरा के तहत तो वो अपनी जो है हमारा सेक्शन नंबर 18 के हिसाब से कर सकता है। तो ये था हमारा केस नंबर 3। इसके बाद केस नंबर 1 पे आते हैं। क्या कहता है केस नंबर 1? केस नंबर 2 आई नो रह गया है, वो आप खुद कर लेना, कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत ही इजी सा है, ऐसा ही छोटा सा केस है, मैंने पढ़ लिया है, एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना, अगर मन करे तो, नहीं तो छोड़ दोगे तो भी चलेगा। मैं बस इतना बोलूंगा कि इसके एमसीक्यू देख लेना, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बहुत आसान सा है, ठीक है, उसको आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लेना, मैं ये कहूंगा एमसीक्यू देख लेना एटलीस्ट, कुछ ज्यादा मन ना करे तो दो हमारे कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड है, उसमें से एक मैं आपको करवा देता हूँ कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट के अलावा भी कुछ होगा तो मेरे को लग नहीं रहा, बट ज्यादातर वो कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड ही है, फेमा वेमा होगा थोड़ा सा, तो देख लेना, सेकंड वाला इज इजी, आप कर सकते हो, ठीक है। तो जेबीएल जो है यहाँ पर केस नंबर 1 कर रहे हैं हम। जेबीएल जो है एंगेज है बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द मोटरसाइकिल, इट रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है उसका, बहुत वो चंडीगढ़ में। देखो पता क्या, जेबीएल यहाँ पे ना बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स के, और वो क्या करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर ना बहुत सारी पाबंदियां लगाता है कि भाई इस तरीके से काम करो, उस तरीके से काम करो, और ना मतलब बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है कि जो हमारी बाइक्स बेचेंगे वो इंश्योर्ड होनी चाहिए, और एक ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी से उनका टाई अप है, उसी से इंश्योरेंस खरीदना है, ठीक है, और जो भी बाइक खरीदी जाएगी उससे फाइनेंस करवाना है एनबीएफसी और एनबीएफसी से, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है, जिसकी वजह से एक बंदा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर वो काफी परेशान हो जाता है, और वो क्या करता है जो है कंप्लेन फाइल करने की सोचता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया ना, यही मेन क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ पर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे वो क्या करता है सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाता है, और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि जेबीएल अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बोलता है कि आपको 10 लाख रुपए और जमा करने हैं, तो उसकी वजह से जो होता है वो हमारा जो रोहन नाम का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो परेशान हो जाता है, और वो सोचता है, तो अगर मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ के बता दूंगा तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या कहता है, द जेबीएल ने ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 लाख का लिया था डिस्ट्रीब्यूशन लेने के टाइम पे, और दोबारा से 20 लाख रुपए मांग रहा है, तो टोटल 30 लाख रुपए उसके पास रहेंगे, और उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देगा, ठीक है। जेबीएल ने ये भी इंसिस्ट किया है कि जो रिकवरी करनी है जो डिफॉल्टर से, वो डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, ना कि एनबीएफसी, ठीक है, मतलब जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं करेगा, डिफॉल्ट ये डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ये भी करेगा। तीसरा, द डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो इस स्ट्रेस में भी है कि जो लोन ले की व्हीकल जो है सिर्फ लोन से ही बिकेगी, और इंश्योरेंस भी जेबीएल की ग्रुप कंपनी से ही लेना है, ये एक प्री कंडीशन है, वरना बाइक नहीं देंगे हम, ठीक है। उसके अलावा और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में ऐसा दिखाया गया कि जेबीएल जो है एक डोमिनेंट पोजीशन में, उनकी बाइक इतनी तगड़ी है कि मार्केट में उन्हीं की बिकती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग ऑफ द डाटा बैंक, और हाँ वो भी बोला गया, जेबीएल ने ये भी बोला था कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं उसका उसका आपको क्या लेना है, उनका नाम लेना है, उनका एड्रेस लेना है, उनका मोबाइल नंबर लेना है, और हमें प्रोवाइड करना है, जिससे कि हम बार बार उनको कॉन्टेक्ट करेंगे। आप देखोगे कि कहीं भी आप जाते हो आपसे लिया जाता है, उसके बाद उन कंपनीज के मैसेज रेगुलर रहते हैं, तो वही उसने बोला कि रेगुलर हम मैसेजेस करेंगे। तो वो कह रहा है ये भी एक हेक्टिक टास्क है कि हमें मिनिमम 5000 कस्टमर्स की रिकॉर्ड भेजने हैं जेबीएल को, और एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, वो अपने स्पेयर पार्ट्स कहीं और भी नहीं दे सकते। तो यही बोला गया है कि आपका क्वेश्चन देखो आप कितना इजी है, कहता है क्या रोहन फाइल कर सकता है और कहां फाइल करेगा, मतलब कर तो सकता है, कहां करेगा, तो आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में करेगा, और कहां करेगा भाई। While the provision of Competition Act shall be applicable in कुछ कौन से प्रोविजन जो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के एप्लीकेबल होंगे इस केस में, तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, एक तो एग्रीमेंट कर लिया है कि इसके अलावा ये नहीं कर सकते, उसके अलावा वो नहीं कर सकते, और दूसरा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वो भी कर रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। इसके बाद सेलिंग ऑफ बाइक अलोंग विद द इंश्योरेंस, ये आपको पता ही पढ़ के समझ आ रहा है, टाई इन अरेंजमेंट है,
सी इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मली फोर्थ कहता है नॉर्मली एवरी कंपनी व्हाइल गिविंग द डिस्ट्रीब्यूटरशिप पुट सम रीजनेबल कंडीशंस व्हिच अमंग द फॉलोइंग मे बी ट्रीटेड एज रीजनेबल कंडीशंस। क्या रीजनेबल कंडीशंस मानी जाएंगी, बताओ भाई। तो ये एक रीजनेबल कंडीशन है कि एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जो है आप बेचोगे, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें जो है रीजनेबल नहीं थी। मतलब अगर आप किसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो तो ऑब्वियसली उनका एक स्टैंडर्ड है, आप ये नहीं है फ्री में उनका माल बेचने लग जाओ, उनकी भी कंपनी है, उनकी भी एक गुडविल है, तो एक प्राइस वो आपको बता सकते हैं, बट बाकी चीजें की कंपलसरी है, लोन लेना कंपलसरी है बाइक पे, इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो ये रीजनेबल है सिर्फ। अगला, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है लोन निकलवाने की, वो एक लेंडर की है, जो फाइनेंस एनबीएफसी है उसकी है। सॉरी। तो डिस्क्रिप्टिव क्या कहता है, एनी अग्रीमेंट विच रिक्वायर्स अ परचेज ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स नॉर्मली प्रिवेल इन द बिजनेस वर्ल्ड। वुड यू ट्रीट दिस कंडीशन एज एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट? यस, आपको एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर, और एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स लिखने हैं कि जितने भी हमारे होते हैं एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट से रिलेटेड, वो सारे आपको मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट का आपको बताना है जो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालेगा हमारे कंपटीशन पे। उसके अलावा आपको बताना है कि कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे टाइन अरेंजमेंट हमने यहाँ पर देखा, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट हमने देखा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट हमने देखा, रिफ्यूजल टू डील यहाँ पर नहीं था, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस नहीं था, बाकी सारी चीजें इसके अंदर थी। तो टाइन अरेंजमेंट का हम बता देंगे कि लिंक करके कि इंश्योरेंस लेना ही लेना है, तो ये सारी चीजें आपको बताना ही है। और उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि ये सारी चीजें अग्रीमेंट जो होता है वो एंटी कॉम्पिटेटिव तब नहीं माना जाता अगर उनके पास कॉपीराइट हो, पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क हो, डिजाइन एक्ट, इन सब के हो तो एक्सेप्शंस हो सकती है, वरना नहीं होती। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द टू पार्टी शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट के बारे में आपको पूरा का पूरा बताना है। सेक्शन नंबर 3 के बारे में सबसे पहले आपको लिख देना है कि ये सारी चीजें जो होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिटरमाइन करती है प्राइस, जो कंट्रोल करती है, ये सारी एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। और डिटरमाइन किस तरीके से किया जाता है एप्रिशिएबल, वो सेक्शन नंबर 19 में गिवन है। तो एडवर्स क्वेश्चन ने ही आपको हिंट दे दिया कि आपको एडवर्स एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बताना है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप मेंशन कर दोगे सेक्शन नंबर 19 के बारे में। और ये सब इन द गिवन केस जेबीएल, और लास्ट में देखो किस तरीके से कंफ्यूजन लिखा है, जेबीएल ने एंटर किया अग्रीमेंट डीलर्स के साथ कि कोई भी बाइक जो है कैश में नहीं बेची जाएगी, और उसके साथ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस लेगी। ये मेजर जो है वो दिक्कतें थी जिसके बारे में हमारा एडवर्स एप्रिशिएबल इफेक्ट्स डाल रहा था कॉम्पिटिशन पे। सो इसके साथ ही हमारा एमटीपी खत्म होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत ही पास हैं। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सुन के खत्म कर लेना बिना टाइम को वेस्ट करे, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, सीए बनो, कमेंट करो और बताओ, ठीक है। और एक चीज और, पिछली वीडियो में बोला था, इस वीडियो में भी बोलूंगा कि अभी वीडियोस नहीं आएंगी, जो हमारे पुराने लेक्चर्स है उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आई नो आप उससे भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल आपके ही वीडियोस आएंगी। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया नए मटेरियल के हिसाब से, और मैं उतने ही अच्छे से और उससे भी अच्छे से कंटेंट लेके आऊंगा, फ्री होगा आपके लिए, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं होंगे, आपके लिए फ्री रहेगा। आप पढ़ो, इस सब्जेक्ट की टेंशन मत लो, बस सपोर्ट बनाए रखो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल्स को, और कमेंट करके बताते रहो कि किस तरीके से वीडियोस हेल्प कर रही हैं, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। और बस स्टोरी शेयर करो अपनी कमेंट्स करके। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।